समकालीन विश्व राजनीति, अध्याय 6, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संसाधनों की भू राजनीति। चूंकि जो भी रिसोर्सेस हैं हमारे, जो भी संसाधन, इनकी भू राजनीति क्या है, किसे क्या कब कहाँ और कैसे हासिल होता है, किसे क्या कब कहाँ और कैसे हासिल होता है। संसाधनों की भू राजनीति इन्हीं सवालों से जूझती है। संसाधनों की भू राजनीति इन्हीं सवालों के जवाब देती है। किसे कहाँ, क्या कब और कहाँ और कैसे हासिल होता है। किसे क्या कब कहाँ और कैसे। कैसे हासिल होता है। संसाधनों की भू राजनीति इन्हीं सवालों से जूझती है। जूझती है। यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे हैं। यूरोप की जो ताकत हमारे यहाँ थी, यूरोपीय ताकत मतलब यूरोपीय देशों की जो ताकत थी, इसकी विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य यानी यूरोप की ताकत सारी विश्व में प्रसारित हो चुकी थी, फैल गई थी। इसका मुख्य साधन क्या था। संसाधन रहे हैं। संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच तनातनी भी हुई है। जो भी संसाधन थे, इन संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच में क्या हुई है, तनातनी भी हुई है। संसाधन हमारे नियंत्रण में आ जाए, हमारे नियंत्रण में आ जाए, इसी बात को लेकर राज्यों के बीच तनातनी हुई है। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया में ज़्यादातर व्यापारिक संबंध, इन संसाधनों की जुड़ी हुई जो भू राजनीति थी, इसमें पश्चिमी दुनिया में या पश्चिमी देशों में ज़्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा। इन संसाधनों के नियंत्रण के लिए बस इसी उसमें सोचते थे कि इनसे कैसे युद्ध हो, कैसे व्यापारिक संबंध हो, क्या हमारा राजनीतिक परिदृश्य होगा, इसी के बारे में हम लोग सोचते थे। इस सोच के मूल में था विदेश में संसाधनों की मौजूदगी। और ज़्यादातर लोग यही सोचते थे यूरोप के कि विदेश में संसाधन कितने मौजूद हैं। तथा समुद्री नौवाहन दक्षता। समुद्री नौवाहन दक्षता का मतलब है समुद्र की नौकाओं की दक्षता। कितने जगह पर समुद्र की नौकाओं की क्या दक्षता थी, क्या कुशलता थी। समुद्री नौवाहन स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित था। और समुद्र की जो नौकाएं थीं वो किस पर निर्भर थी, इमारती लकड़ियों पर। इमारती लकड़ियां मतलब इमारत बनाने वाली लकड़ियां, चूँकि जहाज जो बनते थे, नौकाएं बनती थी, उसी लकड़ी से बनाई जाती थी। इसलिए जहाज की शह तीरों के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं सदी से बाद के समय में प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकताओं में रही है। इसीलिए यूरोपीय जो शक्तियाँ थीं वो सबसे ज़्यादा इसी बात पर ध्यान देती थी। उनकी प्राथमिकता क्या थी, लकड़ी उनको प्राप्त हो जाए इमारती, जिससे कि वो जहाज बना सकें। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधनों, खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्व बहुत अच्छी तरह उजागर हो गया था। यानी पहले और दूसरे युद्ध के बीच, पहले युद्ध के और दूसरे युद्ध के दौरान सामरिक संसाधनों, सामरिक का मतलब है युद्ध संबंधी जो संसाधन थे, खासकर तेल की, और उन संसाधनों में सबसे बड़ा संसाधन था तेल, खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्व बहुत अच्छी तरह उजागर हो गया है। तेल की जो निर्बाध आपूर्ति था, इसका महत्व बहुत अच्छी तरह उजागर हो गया है। पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाए। पूरे यानी शीत युद्ध के दौरान, जब शीत युद्ध चला
सोवियत संघ में और संयुक्त राज्य अमेरिका में जब शीत युद्ध चलने लगा था तो वहाँ उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने, हम जानते हैं अच्छी तरह से उत्तरी गोलार्ध के जो देश थे वो विकसित थे, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश विकासशील और गरीब देश थे। विकसित देशों ने इन संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाए। यानी उत्तरी गोलार्ध के जो विकसित देश थे उन्होंने इन संसाधनों की पूर्ति के लिए, यानी कि तेल, लकड़ी, इन संसाधनों की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके अंतर्गत संसाधन दोहन के इलाकों, मतलब जहाँ ये संसाधन उपलब्ध हैं उन इलाकों से इन संसाधनों को कैसे हासिल किया जाए, इसी को संसाधन दोहन कहते हैं। कि इलाकों तथा समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द गिर्द सेना की तैनाती, इन लोगों ने क्या किया, उत्तरी गोलार्ध के देशों ने उन जगह पर सेना तैनात कर दी जहाँ ये संसाधन मौजूद थे। महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण, संसाधनों के उत्पादक देशों में मनपसंद सरकारों की बहाली तथा बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने हित साधक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को समर्थन देना शामिल है। जो भी बहुराष्ट्रीय निगम थे, अपने हित साधक अंतर्राष्ट्रीय समझौते और हमारे देश का जो हित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते थे को समर्थन देना शामिल है। पश्चिमी देशों के राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय सरोकार यह था कि संसाधनों तक पहुंच अबाध रूप से बनी रहे। जो भी संसाधन थे, पश्चिमी देश ये चाहते थे कि जो भी संसाधन है हमारे लिए उन तक हम अबाध रूप से पहुंचे रहें, मतलब बगैर बाधा के उन तक हम पहुंचते रहें। क्योंकि सोवियत संघ इसे खतरे में डाल सकता था। सोवियत संघ चाहता तो इसको खतरे में डाल देता था कि पश्चिमी के जो देश थे, यूरोप के जो देश थे, वो संसाधनों तक ना पहुंच सकें। इसके लिए सोवियत संघ उनको खतरे में डाल सकता था। एक बड़ी चिंता यह भी थी कि खाड़ी के देशों में मौजूद तेल तथा दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के देशों में मौजूद खनिज पर विकसित देशों का नियंत्रण बरकरार रहे। एक चिंता यह भी थी, चूँकि तेल हमें मिलता है खाड़ी के देशों से, अरब देशों से हमको तेल मिलता है, और पश्चिमी एशिया के देशों में मौजूद खनिज है, वहाँ खनिज प्राप्त होता, तो इन देशों पर विकसित देशों का नियंत्रण बना रहे, यानी कि खाड़ी देशों पर और पश्चिमी एशिया के देशों पर जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं या यूरोप के जो देश हैं उनका नियंत्रण बना रहे, जिससे उनको तेल और खनिज प्राप्त होते रहें। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद, जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ और सोवियत संघ का विघटन हो गया, सरकारों की मौजूदा चिंता सुरक्षित आपूर्ति को बनाए रखने की है। अनेक खनिज, खासकर रेडियोधर्मी खनिजों से जुड़े व्यावसायिक फैसलों को लेकर भी सरकारों को चिंता सताती है। बहरहाल वैश्विक रणनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। आज विश्व की रणनीति में तेल ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि तेल से ही सामरिक यानी युद्ध की रणनीति बनती है, तेल से ही एक धन की बड़ी राशि इधर से उधर हो जाती है। 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही है। 20वीं सदी का जो अधिकांश समय था, इसमें विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही है। आपने देखा होगा अरब देश बहुत धनी देश हैं, क्योंकि वहाँ तेल प्राप्त होता है और वो तेल विश्व को बेचते हैं, सारी दुनिया को तेल का निर्यात करते हैं, इसलिए वहाँ के देश ज़्यादा धनी हैं। लेकिन उत्तरी गोलार्ध के देश, जिनमें अमेरिका प्रमुख है, इसने कई बार ऐसे युद्ध करके उन तेल की जो खाने हैं या तेल क्षेत्र हैं उनको अपने कब्जे में करने का प्रयास भी किया है। यह एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जा सकने वाले ईंधन के रूप में अपरिहार्य बना रहा। यानी तेल ऐसा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले ईंधन के रूप में महत्वपूर्ण बना रहा। तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी है, तेल के साथ बहुत सारी संपदा भी जुड़ी है, और इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ता है। तेल के जहाँ क्षेत्र होते हैं वहाँ कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ जाता है। पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्षों का भी इतिहास है। पेट्रोलियम का इतिहास कैसा रहा है? युद्ध का और संघर्षों का। जहाँ पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होने के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कई देश हमला करते हैं, कई देश अपने कब्जे में करने का प्रयास करते हैं। यह बात पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में सबसे स्पष्ट रूप से नजर आती है। पश्चिम एशिया, खासकर खाड़ी क्षेत्र, विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है। खाड़ी क्षेत्रों में विश्व का 30% तेल यहीं उत्पादित होता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है। मतलब जितना पता है हमको तेल का भंडार कहाँ है, उसका 64% हिस्सा यहीं पर मौजूद है। और इस कारण यही इकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी पूर्ति कर सकता है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब
वहाँ पर पूरे विश्व का 1/4 हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर इराक आता है। इराक के एक बड़े हिस्से में तेल भंडारों की मौजूदगी को लेकर खोजबीन अभी नहीं हुई है। और भी इराक में बड़े बड़े तेल भंडार है, लेकिन उनकी अभी तक खोजबीन नहीं हुई है। संभावना है कि इराक का तेल भंडार 112 अरब बैरल से कहीं ज़्यादा हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान तथा चीन और भारत में इस तेल की खपत होती है, लेकिन ये देश इस इलाके से बहुत दूरी पर हैं। विश्व राजनीति के लिए पानी एक और महत्वपूर्ण संसाधन है। हम तेल से बढ़कर आते हैं पानी पर। पहले हम लकड़ी पर थे, फिर तेल पर रहे, अब पानी पर आ जाते। तीसरा संसाधन पानी, जो कि हमारा ये शीर्षक का अंग है, संसाधनों का भू राजनीति। विश्व राजनीति के लिए पानी एक और महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है। साथ ही विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। इस कारण संभावना है कि साझे जल संसाधन को लेकर साझे जल संसाधन को लेकर मतभेद 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हुई। दुनिया में स्वच्छ जल बहुत कम है। जल की तो अधिकता है, लेकिन स्वच्छ जल बहुत कम है। अगर आप देखेंगे, समुद्र का जल पीने योग्य नहीं होता है। वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। हमारे काम का जल जो होता है वो ज़मीन के नीचे से हमें प्राप्त होता है, जिसमें खनिज पाए जाते हैं। तो स्वच्छ जल के लिए विश्व में सबसे ज़्यादा संघर्ष हुए हैं, बहुत ज़्यादा मतभेद रहे। मतभेद 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हो सकते हैं। इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है, क्योंकि जल कैसा संसाधन है? जीवनदायी। जल हमको जीवन देता है। अगर जल नहीं होगा तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। तो इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है, और इसी को इंगित करने के लिए विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने जल युद्ध शब्द गढ़ा है। इसको बताने के लिए कभी एक समय आने वाला है जिस समय में जल के लिए भी संघर्ष होंगे। अभी भी बहुत सारे संघर्ष हो जाते हैं, विवाद हैं दो देशों के बीच। नदी जल बंटवारे के विवाद रहते हैं, जैसे कि भारत और बांग्लादेश में गंगा जल बंटवारे, फरोख्खा बांध की जो समस्या आई थी, वो 30 वर्षीय संधि हुई है। तो जल बंटवारे को लेकर, तो पीने के पानी या स्वच्छ पानी को लेकर भी आगामी कुछ वर्षों में या आने वाले समय में संघर्ष छिड़ सकते हैं। इसलिए इतिहासकारों ने इसके लिए जल युद्ध शब्द गढ़ा है। मिसाल के लिए हम एक प्रचलित मतभेद की चर्चा करें। जलधारा के उद्गम से दूर बसा हुआ देश उद्गम के नज़दीक बसे हुए देश द्वारा इस पर बांध बनाने, इसके माध्यम से अत्यधिक सिंचाई करने या इसे प्रदूषित करने पर आपत्ति जताता है। देखिए, दो क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र जहाँ जल का उद्गम हो रहा है, यहाँ से जल निकल रहा है, नदी के द्वारा इस तरफ जाता है ये जल, इसका प्रवाह इस तरफ है। अब इस जल के प्रवाह में क्या हो रहा है? यहाँ इस देश के द्वारा बांध बना लिए गए, पानी रोक दिया गया। बांध के बाद यहाँ से नहरें निकाल दी गई, भू क्षेत्र को सिंचित कर दिया गया। तो इस बात पर दूर बसा हुआ जो देश है, जो उद्गम स्थल है, उद्गम, और यहाँ दूरस्थ देश, दूरस्थ देश, तो ये आपत्ति जताता है कि आप बीच बीच में जो बांध बना लेते हो और इससे जो नहरें निकाल रहे हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ये आप यहाँ बांध बना लोगे, अपने क्षेत्र में आप सिंचाई करोगे, तो हमको क्या मिलेगा? तो इस बात पर विवाद हो जाता है। जलधारा के उद्गम से दूर बसा हुआ देश उद्गम के नज़दीक बसे हुए देश द्वारा इस पर बांध बनाने, इसके माध्यम से अत्यधिक सिंचाई करने या इसे प्रदूषित करने पर आपत्ति जताता है, क्योंकि ऐसे कामों से दूर बसे हुए देश को मिलने वाले पानी की मात्रा कम होगी या उसकी गुणवत्ता घट जाएगी। गुणवत्ता कैसे घट जाएगी? यदि आप पहले तो आप सिंचाई और बांध के द्वारा वहाँ जाने नहीं दे रहे पानी को, अगर निकल भी रहा है तो अपने यहाँ के गंदे पानी को उसमें मिला रहे हो, तो प्रदूषित हो रहा है। तो वहाँ जा कर के दूरस्थ वाले देश में जल कैसा पहुँचेगा? प्रदूषित होगा, तो उसकी गुणवत्ता घट जाएगी। देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़पें हुई हैं। कई देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधन को अपनाने के लिए, हथियाने के लिए झड़पें भी हुई हैं, सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़पें हुई हैं। इसका एक उदाहरण है 1950 और 60 के दशक में इजराइल, सीरिया तथा जॉर्डन के बीच हुआ संघर्ष।
1950 से लेकर 60 के बीच में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच संघर्ष हुए थे। इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की थी। यानी प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी बहाव मोड़ने की कोशिश की थी। इन्हें कहा था जॉर्डन से जो यारमुक नदी है वो हमको पानी इधर को हमारी तरफ आ जाए। फिलहाल तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध के निर्माण को लेकर एक दूसरे से ठनी हुई है। यानी किसके बीच? तुर्की और सीरिया के और इराक के बीच एक फरात नदी है। फरात और दजला जो नदियाँ हैं, तो फरात नदी पर बांध बनाने को लेकर इनमें ठनी हुई है। बहुत से देशों के बीच नदियों का साझा और उनके बीच सैन्य संघर्ष होते रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मूलवासी, इंडिजीनियस पीपल और उनके अधिकार।